ठीक। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही हमने रिबेलियंस इन द कंट्री साइड जो टॉपिक था वो हम डिस्कस कर रहे थे। रिबेलियंस इन द कंट्री साइड यहाँ पर मतलब कंट्री साइड जो मैंने बताया था रिमोट प्लेसेस या फिर ट्रैवल प्लेसेस या फिर जो विलेज एरिया होता है उसको हम कंट्री साइड कहते हैं। तो वहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या मायने थे? ओके, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था एज पर गांधी जी जो मूवमेंट जो लीड किया था उनका जो मकसद ये था कि हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, और बहुत ही पीसफुल वे में हमें प्रोटेस्ट करना है। वेरएस अगर हमने जैसे तीन मेजर एग्जाम्पल है, तीन ऐसे मेजर जगहों के बारे में स्टडी किया था जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मायने बदल गए थे। फॉर एग्जाम्पल जब हमने अवध का जब केस पढ़ा था कि अवध के फार्मर्स जो थे वो काफ़ी अनहैप्पी थे फ्रॉम द तालुकदार से जमींदार जो कि टैक्स पे ले रहे थे रादर देन उनकी क्रॉप फेल हो जाने के बावजूद। तो इनिशियली महात्मा गांधी थॉट दैट कि विलेज एरिया साइड में भी हमारे मूवमेंट को पार्टिसिपेशन मिलेगा तो मूवमेंट को स्ट्रेंथ मिलेगी। बट लेकिन वहाँ पर मूवमेंट्स के मायने बदल गए। वहाँ पे उनको मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या उनके जो मैसेज को इस तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया कि दैट हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे तो जितने भी जो फार्मर जो पुअर पीजेंट्स हैं उनको ज़मीन मिल जाएगी, बिकॉज गांधी जी हैज टोल्ड दैट। बट एक्चुअल में गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। इवन कांग्रेस वर ऑल्सो अनहैप्पी विद द नॉन कॉपरेशन दैट वाज लेड इन द अवध रेड, बिकॉज कहीं ना कहीं मैसेज गलत था। वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इट वॉज नॉट इवन टोल्ड बाय गांधी दैट द लैंड विल बी गिवन टू द पुअर पीजेंट्स। फिर इसके साथ साथ अगर हम स्वराज प्लांटेशन स्वराज वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे हमने प्लांटेशन वर्कर जो कि असम रीजन या फिर जो जहाँ पर टी कल्टीवेशन और टी प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक एम्पीरियल एक्ट था। उस एक्ट के तहत उन्होंने वहाँ के जो लेबरर्स थे आप जहाँ पे वो काम करते थे उस एक्ट के तहत अगर कोई भी लेबर उस प्लांटेशन में काम करता है तो उसको उस प्लांटेशन से बाहर जाने की इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने फैमिली तक से विजिट नहीं कर सकता है जब तक भी वो कॉन्ट्रैक्ट है उसका तब तक या फिर लाइफ लॉन्ग। ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट का था कि प्लांटेशन वर्कर्स उस पूरे जो उनका जो टी प्लांटेशन है जिसको कि हम चाय बागान कहते हैं उससे वो बाहर नहीं जा सकता, नॉट टू इवन टू मीट हिज ओन फैमिली। ओके, तो वहाँ पर नॉन कॉपरेशन का मतलब जो मूवमेंट था उसका उद्देश्य वहाँ पे बदल गया। वहाँ के जो फ्लेवर्स उनका ये मायना था कि हमें इंडिपेंडेंस कहाँ से मिल जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो अलग अलग प्लेसेस पे इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मीनिंग बदल रहे थे। ओके, स्वराज प्लांटेशन वालों के लिए ऐसा था कि हमें केवल इस प्लांटेशन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इस चाय बागान से हमें आज़ादी मिल जाए। जब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें जहाँ पर एक ट्रैवल प्लेस थी तो वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो गुरिल्ला अटैक्स में बदल गया था। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स उन पर अटैक करना, तो जो कि एज पर गांधी जी हम सब जानते हैं कि वो नॉन वायलेंस की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें वायलेंस से हमें अपने मूवमेंट को चलाना है। सो कांग्रेस जो थी यहाँ पर भी उनसे नाखुश थी। तो कंट्री साइड में हमने तीन केसेस पढ़े जहाँ पे नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के अपने अलग अलग मायने थे। अवध में देखा जाए तो वहाँ के जो पीजेंट्स उनको ऐसा लग रहा था कि हमें अगर हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम सक्सेसफुली रन करते हैं तो हमें हमारी ज़मीनें जो गरीब पीजेंट्स उनको ज़मीनें मिलेंगी। अवध में ऐसा था कि ऑल्दो जो उनके हेड थे वो गांधी जी के फॉलोवर थे, पर लेकिन उनका ये मानना था कि जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी, अपना हक नहीं मिल पाएगा, जब तक कि हम वायलेंस का सहारा ना लेंगे। और प्लांटेशन जो वर्कर्स जो थे उनके लिए नॉन कॉपरेशन का ऐसा मायना था कि हमें यहाँ से इंडिपेंडेंस मिल जाए, मीन्स फ्रॉम जहाँ पे हम काम करते हैं। हालांकि जब उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश करी, अपने गांव की तरफ लौटने की कोशिश करी, तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने रोक लिया और उनका वो मूवमेंट वहाँ पे फेल हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे। ओके, पर इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जब हमने लास्ट में जब हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया था तब हमने एक इमेज को पढ़ा था जिसमें चौरा इंसिडेंट के बारे में हमने जाना था, जहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था एक बाज़ार में एंड सडनली वो प्रोटेस्ट वायलेंट में क्रिएट हो गया और उस वजह से वहाँ की जो भीड़ थी, जो जनता थी, उन्हें गुस्से में आके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस पर्सन
इंजर्ड हुए थे और 22 आई थिंक 22 पुलिस पर्सनल की डेथ हुई थी और काफ़ी कुछ पीपल्स इंजर्ड हुए थे। ये सुनते से ही गांधी जी जो थे उनको ऐसा लगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लेड किया है नॉन वायलेंस की रास्ते पे, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया है और कहीं ना कहीं गलत वे में जा रहा है। इस वजह से महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर हॉट लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी या फिर वापस ले लिया था। और फिर यहाँ से उन्होंने एक नई रणनीति बनाई कि हाउ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जो जो पीपल जो वायलेंट हुए हैं इनको कैसे ये समझाया जाए कि हमें नॉन वायलेंस का सहारा लेके ही इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तो इसके लिए इन्होंने फिर नए प्लान्स बनाए और फिर यहाँ से हम टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानेंगे, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ओके, और क्या इसके मायने थे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। So now we will study about towards the civil disobedience movement. Okay. अब यहाँ पर हम इस सिचुएशन से पढ़ेंगे। दिन फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, उनको ऐसा महसूस हुआ दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। अब उन्होंने ये सोचा कि जो हर जगह जो है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वायलेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। जस्ट लाइक अगर आंध्र प्रदेश में देखें, ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट को देखें तो देयर वर सेवरल अदर प्लेसेस जहाँ पर जो सत्याग्रहीज थे जो मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो वहाँ पर वो जो धीरे धीरे मूवमेंट जो है वायलेंस क्रिएट कर रहा था। तो इस वजह से गांधी जी को ऐसा लगा कि जो जितने भी सत्याग्रही हैं उनको पहले प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा, जब भी जाके वो रेडी हो पाएंगे मास स्ट्रगल के लिए। नाउ विद इन कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act in 1990। अब इसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 लागू हुआ था, जिसमें कि हमारे जो इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शंस होते थे ना, जो छोटी छोटी जो अलग अलग जो प्रोविंसेस बना रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे आज के अगर हम मॉडर्न डे में अगर हम देखें तो हम उसको इस चीज़ से समझ सकते थे कि हमने डिफरेंट स्टेट्स बना रखे हैं, है ना, जैसे लाइक इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बना रखे हैं। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोविंसेस बना रखी थी, तो उन प्रोविंसेस में इंडियंस लीडर्स को वहाँ पे इलेक्शन में लड़ने की परमिशन थी। ओके, तो इससे बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स थे जो कि इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि हम इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें, और रादर देन डूइंग दैट वो ये चाहते थे कि हम प्रोविंशियल जो इलेक्शंस हैं उसके काउंसिल के इलेक्शंस है उसमें हम पार्टिसिपेट करें। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। अब उनका क्या विजन था कि हमें इलेक्शन क्यों लड़ने चाहिए। उसका रीज़न ये था कि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हम काउंसिल मतलब ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर में अगर हम इलेक्ट हो जाते हैं, अगर हम जब इलेक्शन अगर जीतते हैं तो वो उस काउंसिल के सदस्य बन जाएंगे, उस प्रोविंशियल काउंसिल के सदस्य बन जाएंगे, और वो सदस्य बन जाएंगे तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी कि अगर कोई ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी है जो कि हम इंडियंस के लिए फेवर में नहीं रहेगी तो हम उसका वहाँ पे अपोज कर पाएंगे, रादर देन अगर हम केवल से मास स्ट्रगल करेंगे तो ब्रिटिशर वहाँ पे जो प्रोविंशियल काउंसिल है वहाँ पे कोई इंडियन लीडर नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कोई ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाला भी नहीं रहेगा, ना ही कोई रिफॉर्म कर पाएगी, और ना ही ब्रिटिशर्स को ऐसा कोई ये जाएगा कि एक जो काउंसिल में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ब्रिटिशर्स ही उन काउंसिल का मेंबर्स होंगे तो अपने फ़ायदे के हिसाब से काउंसिल बनाएंगे। वैसे अगर कोई इंडियन मेंबर उस काउंसिल का हिस्सा बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ऐसी पॉलिसी या कोई भी डिसीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी तो उसके अगेंस्ट वो वहाँ पे आवाज़ उठा पाएगा और आर्ग्यू कर पाएगा, और वहाँ पे कोशिश कर पाएगा कि आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं इसमें कुछ रिफॉर्म लेके आइए। इसी दौरान CR दास एंड मोतीलाल नेहरू उन्होंने एक पार्टी का फॉर्मेशन किया विच वाज नोन एज स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। ओके, विद इन द कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक पार्टी का फॉर्मेशन किया, स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस।
ताकि वो आर्ग्यू कर सके फॉर द रिटर्न ऑफ टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। काउंसिल पॉलिटिक्स मतलब विद इन द प्रोविंशियल काउंसिल में हम जाए, वहाँ पर पॉलिटिकली हम ब्रिटिशर्स का विरोध करें, उनको अपोज करें। ओके, बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस pressed for radical mass agitation and for full independence, whereas जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जो विजन था वो बहुत ज़्यादा अलग था। वो चाहते थे कि रेडिकल मास एजिएशन यानी कि थोड़ा एग्रेसिव मास प्रोटेस्ट किया जाए ताकि हमें फुल इंडिपेंडेंस यानी कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिशर्स को जितना भी कंट्रोल है वो सब कुछ हम इंडियंस को देना होगा। In such a situation of internal debate and discussion, two factors again shaped in Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agriculture fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvesting and pay their revenue. By 1930, the countryside was in टर्माइल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, विद इन द कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बैठ चुका था। एक खेमा ऐसा चाहता था कि हम इलेक्शन से पार्टिसिपेट करें, एक खेमा ऐसा था जो कि ये चाहते थे कि नहीं, हमें एग्रेसिव मूवमेंट करना चाहिए जिसके तहत हमें पूरी इंडिपेंडेंस मिल सके। एंड बाय द टाइम इन 1920s हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जाना था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को इस डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था, जो कि इकोनॉमिक डिप्रेशन था यानी कि आर्थिक तंगी। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो उस जिस अमाउंट में मिल रहे थे एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा डिक्लाइन, मतलब जो फार्मर जो भी अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे वो दूसरी जगह मतलब बाहर जगह एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी हार्वेस्टिंग जो भी क्रॉप्स उन्होंने हार्वेस्ट की थी उसको वो प्रॉपर्ली सेल नहीं कर पाए। अब जब सेल नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली बात जो ब्रिटिशर जो उनसे टैक्स मांगेंगे तो वो पे नहीं कर पाएंगे। सो इन द ईयर 1926 और 1930 के बीच में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थी यानी जो फार्मर जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे उसके प्राइसेस बहुत गिरना स्टार्ट हो गई और 1930 तक आते आते पूरी कोलैप्स हो गई। अब एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर गुड्स का बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो जो जितने फार्मर्स थे वो अपने क्रॉप्स जो उन्होंने ग्रो की थी, जो हार्वेस्ट की थी, वो सेल करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। उसके साथ जब सेल करने में प्रॉब्लम आई तो वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए। तो बाय द 1930 कंट्री वाज इन अ ग्रेट कन्फ्यूजन, ओके, कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन द फ्यूचर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। अब इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये सारी घटनाएं चल रही थी तो वहाँ ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी, टॉरी गवर्नमेंट, उन्होंने स्टैच्यूटरी कमीशन बनाया जिसके जो हेड थे सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन को बनाने का रीज़न ये था कि वहाँ इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके साथ साथ केवल सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट भी था, बॉयकॉट मूवमेंट थे, देयर वर सेवरल अदर मूवमेंट्स एज वेल। तो ये जो मूवमेंट्स हो रहे थे, ये जो नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, तो इस कमीशन का काम ये देखना था कि क्या चेंजेस लाया जाए वहाँ की गवर्नमेंट में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाया जाए, जो इंग्लैंड गवर्नमेंट के थ्रू जो कुछ रूल्स थे, जो लॉज थे, उसमें क्या चेंजेस लाया जाए जिससे कि ये जो नेशनल मूवमेंट है इसको हम रोक पाएँ। ओके, अब प्रॉब्लम ये थी कि जो ये कमीशन जब सेटअप किया गया था इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, तो उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, उसमें जितने भी जो मेंबर्स थे सारे ब्रिटिशर्स थे। जब साइमन कमीशन इंडिया आया इन द ईयर 1928, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। ओके, जब साइमन कमीशन इंडिया जब इसका अराइवल हुआ तब बहुत सारे पीपल्स ने प्रोटेस्ट किया, इसके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कांग्रेस पार्टीज़ ने और भी अदर रीजनल पार्टीज़ ने, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और नारा ये था कि गो बैक साइमन। जितनी पार्टीज थी इंक्लूडिंग द कांग्रेस, मुस्लिम लीग, पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस डेमोन्स्ट्रेशन में और कहीं ना कहीं एक एफर्ट लगाना चाहते थे कि जो ये साइमन कमीशन है या तो इसको वापस ले लिया जाए या फिर इसमें किसी इंडियन मेंबर्स होने चाहिए। In effort to win them over, the Viceroy, the Lord Irwin, announced in 1929 a work offer of domain status for Indian in an unspecified future and roundtable conference to discuss the future constitution.
अब उस समय लॉर्ड आयरविन जो थे, वाइसरॉय जो थे इंडिया के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिंस इंडियंस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सैमन कमीशन, तो उन्होंने अक्टूबर 1929 में उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि इंडियंस को जो है इन फ्यूचर हम एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि हम इन फ्यूचर कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको डिस्कस करने के लिए। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। हालांकि कांग्रेस लीडर्स को इससे कोई सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। द रेडिकल्स लेड विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर एसर्टिव। So Jawaharlal Nehru और सुभाष चंद्र बोस, एज यू नो, देवर सम रेडिकल लीडर्स। रेडिकल लीडर्स जाने कि थोड़े जो एग्रेसिव लीडर्स थे ना, देवर मोर एग्रेसिव दैन गांधी जी। और वो बहुत ज़्यादा एजर्टिव हो गए, यानी कि अब बहुत ज़्यादा फोकस हो गया कि नहीं, हमें जो है हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे कि हमें इस चीज़ हमें आप जो हमें ये दे रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें केवल इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए। द लिबरल एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंट ग्रेजुअल लॉस देयर इन्फ्लुएंस। अब इसके साथ साथ उस दौरान जो लिबरल लीडर्स या मॉडरेट लीडर्स जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। देवर लाइक जो ब्रिटिशर्स जो भी उनको प्रपोजल देते थे उनको एक्सेप्ट करते थे, उस पर थिंक ओवर इट करते थे, एंड वर ट्राइंग कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है उसमें अगर हम एज एन काउंसिल अगर हम उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो हम अपना ओपिनियन रख पाएंगे। तो उस दौरान जो ब्रिटिशर जो कि बहुत ज़्यादा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे थे, जिसमें तो ग्रेजुअली उनका जो इन्फ्लुएंस था ऐसे लिबरल लीडर्स या मॉडरेट लीडर्स का, उनको इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। रीज़न यही था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर नाउ डिमांडिंग द फुल इंडिपेंडेंस एंड वेर इन सपोर्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इन December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। और इसी दौरान इन December 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर की कांग्रेस फॉर्मलाइज हुई थी, तो मतलब एक मीटिंग हुई थी जिसमें डिमांड रखी गई थी कि अब जो हम जो भी मूवमेंट करेंगे वो हमारे इंडिया के पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस के लिए हम मूवमेंट करेंगे। और उसी दौरान उसी लाहौर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को 1930 को एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की। ओके 1929 में जब लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, उसमें उन्होंने ये रखा था दिसंबर मंथ में कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और ये प्लेज करेंगे, ये मतलब हम ये कसम खाएंगे कि हम इंडिया के कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। हालांकि जो ये सेलिब्रेशन जब हुआ तो बहुत ही कम लोग इसके अट्रैक्ट हुए। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life। पर लेकिन प्रॉब्लम है कि इस सेलिब्रेशन को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, ज़्यादा पीपल्स इससे जुड़े नहीं। ओके तो गांधी जी ने सोचा कि नहीं, हमें और अच्छा एक आइडिया की रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी हम जो हमारा फ्रीडम है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ओके और इसको एक कॉन्क्रीट इशू बनाना पड़ेगा रोज़मर्रा की लाइफ में। जो पीपल्स है, देयर आर मेनी अदर पीपल्स, ओके उनकी लाइफ में भी रोज़मर्रा में वो यही सोचे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा आइडिया हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा ताकि हर एक पीपल तक ये आइडिया जाए कि हमें अब फुल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है। ओके और एक कॉन्क्रीट इशू बन जाए हर किसी की एवरीडे लाइफ में। ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर हम सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये पार्ट है सॉल्ट मार्च। ओके तो क्या इसकी प्रोसीडिंग्स थी और क्या आउटकम निकले, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।